चलिए बात करते हैं रेडियो एक्टिविटी के बारे में। जो रेडियो एक्टिविटी होता है वो एक तरह की परिघटना होती है जहाँ पर कोई अस्थायी नाभिक खुद को स्थायी मतलब स्टेबल करने का कोशिश करता है। अगर कोई एक न्यूक्लियस है जो अनस्टेबल है या अस्थायी है, अगर खुद को उसको स्टेबल करना है तो वो अपने अंदर से अल्फ़ा कण, बीटा कण या गामा कण को बाहर उत्सर्जित करता है। तो हम लोग यहाँ पर उसी बारे में बात करेंगे। यहाँ पर आपको ये बात पता होना चाहिए कि परमाणु के केस में जैसे अलग अलग एनर्जी लेवल्स होते हैं, ठीक उसी तरह से नाभिक के केस में भी होते हैं। तो नाभिक में भी कुछ अलग अलग एनर्जी लेवल्स होते हैं। तो जब कभी कोई नाभिक एक हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पर जंप करता है तो वहाँ पर या तो वो अल्फ़ा कण का उत्सर्जन करेगा या बीटा का उत्सर्जन करेगा या फिर किसका करेगा, गामा का। तो वही बात हम लोग आगे देखेंगे, लेकिन उसको देखने से पहले हमें पता होना चाहिए रेडियो एक्टिव क्षयता का नियम, लॉ ऑफ डिसइंटीग्रेशन। तो यहाँ पर जो लॉ ऑफ डिसइंटीग्रेशन है वही बात हम लोग यहाँ समझेंगे। इसको समझने के लिए मान लेते हैं कोई एक सैंपल है, मान लीजिए कोई एक टुकड़ा आपको दिया गया, उस टुकड़े में मानते हैं यूरेनियम के ढेर सारे न्यूक्लियस हैं, या मान लेते हैं कार्बन C14 के ढेर सारे न्यूक्लियस है, ढेर सारे नाभिक है। तो आप कोई भी एक सा टुकड़ा मान सकते हैं। जब आपको ये सैंपल, ये टुकड़ा दिया गया तो उस टाइम को लिखा गया से टाइम T0, उसको लिखा गया से टाइम T0। इसको हम लोग प्रारंभिक टाइम मान के चलते हैं। इसको आप टाइम T=0 भी मान सकते हैं जब आपको ये टुकड़ा दिया गया। और ऐसा मान के चलते हैं कि जब आपको ये सैंपल दिया गया, कोई टुकड़ा दिया गया, कोई एक पत्थर का टुकड़ा दिया गया, आप ऐसा भी मान के चल सकते हैं। तो इसके अंदर जितने भी नंबर ऑफ नाभिक हैं, जब आपको ये दिया गया समय शून्य पर, तो मान लेते हैं वो नंबर ऑफ नाभिक जो है वो है N0। तो किसी समय T0 पर जिसको हम लोग समय शून्य मान सकते हैं, उस पे इसके अंदर जो भी नाभिक हैं जीवित अवस्था में वो कितने हो गए, N0। अब जब समय बीतना शुरू होगा, समय बढ़ना शुरू होगा, तो यहाँ पे जो नाभिकों की संख्या है वो घटती जाती है। मान लेते हैं उदाहरण के हिसाब से कि जब समय 2 मिनट हुआ, उदाहरण के हिसाब से, तो जो नाभिक मान लेते हैं जो पहले 100 था वो 100 से 98 हो गया। ध्यान रखिएगा, सिर्फ मैं एक उदाहरण बता रहा हूँ सिर्फ समझाने के हिसाब से। तो 2 मिनट जब टाइम हुआ तो जो 100 थे 100 से कितने हो गए, 98। जब अगला 2 मिनट हुआ, मतलब टोटल 4 मिनट हो गया, तो यहाँ जो 98 था वो कितने हो गए, 96। यानी समय शून्य पर भले ही 100 नाभिक थे, लेकिन जब समय बढ़ना शुरू हुआ, 2 मिनट हुआ, 4 मिनट हुआ, 6 मिनट हुआ, 8 मिनट हुआ, तो ये देखा गया कि जो नाभिकों की संख्या है वो निरंतर क्या हो रही थी, कम हो रही थी। तो अब 94 है, फिर 94 से कम हो गए, कुछ और एक नंबर आ जाएगा। तो जो ये नाभिकों की संख्या निरंतर कम हो रही है, इसको लिखा गया DN। DN वो नाभिकों की संख्या है जो क्या हो रही है, कम हो रही है। और जैसे यहाँ से यहाँ कितने कम हुए, 2, यहाँ से यहाँ कितने कम हुए, 2, यहाँ से यहाँ कितने कम हुए, 2। तो वो जो 2 नाभिकों की संख्या कम हो रही है, उसी 2 यहाँ पे क्या लिखा गया है, DN। एक आपको रफ आइडिया मैं दे रहा हूँ कि यहाँ पर इसका मतलब होता क्या है। और ये जो 2 नाभिकों की संख्या में कमी हो रही है, 2 नाभिकों का, वो कितने समय के अंतराल में हो रहा है, 2-2 मिनट के। तो ये जो 2-2 मिनट का समय अंतराल है उसको लिखा गया DT। तो समझिए कि DT समय में कितने नाभिकों का क्षय हो रहा है, DN। यानी क्षय मतलब DK हो रहा है, तो इसको लिखा जाएगा DN/DT। तो DN उन नाभिकों की संख्या है जो क्षयित हो रहे हैं कितने समय में, DT समय में। तो आप बोल सकते हैं पर यूनिट टाइम इतने जो न्यूक्लियाई हैं वो कम हो रहे हैं, डीके हो रहे हैं। और ये प्रोपोर्शनल होगा। ये किसके प्रोपोर्शनल होगा, अब देखिए हमें 98 में बाद में कितना मिला, 96, बाद में कितना मिला, 94। जैसे हम लोगों ने समय शून्य पर नाभिकों की संख्या को N0 लिखा था, वैसे ही किसी दूसरे समय में जैसे जब समय बढ़ाना स्टार्ट होगा, जैसे ये हो गया टाइम T=2 सेकेंड, टाइम T=4 सेकेंड, तो किसी एक टाइम T के लिए जो नाभिकों की संख्या होती है उसको N लिखते हैं। तो समय शून्य के लिए N0, किसी एक दूसरे समय के लिए जब समय बढ़ना स्टार्ट होता है तो किसी और समय के लिए क्या लिखा जाता है, N लिखा जाता है। तो N जो है वो उन नाभिकों की संख्या है जो समय T पर प्रेजेंट है यानी उपस्थित है। तो यहाँ पर जो DN/DT होगा ये प्रोपोर्शनल हो जाएगा, किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, N के। N उन नाभिकों की संख्या है जो समय T पर प्रेजेंट है, उपस्थित है। क्योंकि यहाँ पर नाभिकों की संख्या घट रही है, कम हो रही है, इसलिए यहाँ पर आप माइनस साइन लिख सकते हैं।
ये जो माइनस साइन है वो बता रहा है कि जो नाभिकों की संख्या वो क्या हो रही है, कम हो रही है। यहाँ पर क्षयता हो रहा है, डीके हो रहा है, इसलिए क्या आ गया माइनस साइन। अब जब प्रोपोर्शनल आप यहाँ से हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा, एक नियतांक आ जाएगा, तो लिखा जाएगा माइनस डी एन डिवाइड बाई डी टी बराबर लैम्डा एन। ये जो लैम्डा है वो एक तरह का नियतांक है, इसको बोलते हैं रेडियो एक्टिव क्षय स्थिरांक। डी के कांस्टेंट होता है ये, तो ये लिखा गया। इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो ये हो जाएगा डी एन बाई डी टी इज़ इक्वल टू माइनस लैम्डा इंटू एन। इसको थोड़ा अरेंज कर देते हैं, तो ये हो जाएगा डी एन डिवाइड बाई एन बराबर माइनस लैम्डा इंटू डी टी। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के लिए इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। जब समय यहाँ पर शून्य था यानी t0, तो जब समय शून्य था t0 जिसको बोला गया है, तो उस समय कितने नाभिकों की संख्या थी n0, जिसको हम लोगों ने 100 अज्यूम किया हुआ है। किसी भी एक टाइम t में नाभिकों की संख्या कितनी होगी, n होगी। तो ये अपना यहाँ पर लिमिट हो गया। अब हम लोग इसको बना लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि देखिए ये dn बाई n है, तो इसका जो हो जाएगा इंटीग्रेशन वो हो जाएगा log टू बेस e, यानी ये हो जाएगा ln ऑफ n। और इसका देखिए लिमिट दिया हुआ है n और यहाँ पर n0 बराबर माइनस लैम्डा। यहाँ देखिए इसका इंटीग्रेशन t हो जाएगा, ऊपर का t है नीचे का t0 है, तो लिखेंगे t माइनस t0। ठीक है, अगले पेज पे देख लेते हैं इसको। तो ये हो जाएगा ln, ये हो जाएगा ln n डिवाइड बाई n0 बराबर। अब देखिए जो t0 है वो समय शून्य के लिए है, तो अगर मैं t0 का मान शून्य ले लेता हूँ, तो अगर ये टर्म शून्य हो गया तो रह जाएगा माइनस लैम्डा टी। तो इसको हम लोग ले लेंगे यहाँ से माइनस लैम्डा टी। ये जो ln है इसको बोलते हैं लॉग टू द बेस e, तो इसको जब हम लोग यहाँ भेजेंगे तो इधर का वो एक्सपोनेंशियल लॉग है, तो ये हो जाएगा n डिवाइड बाई n0 बराबर e रेज टू माइनस लैम्डा टी। तो इसको जब आप लिखेंगे तो हो जाएगा n इज़ इक्वल टू n0 e रेज टू माइनस लैम्डा टी। इसी को हम लोग बोलते हैं रेडियो एक्टिव क्षयता का नियम। आप इस जो यहाँ पर फॉर्मूला लिखा हुआ है, इस फॉर्मूले में अगर आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ जो n0 है वो उन नाभिकों की संख्या है जो समय शून्य पर प्रेजेंट थे, उपस्थित थे, और जो n है वो उन नाभिकों की संख्या है जो किसी एक समय t पर प्रेजेंट है। ध्यान रखिएगा, जब समय शून्य से आगे बढ़ना शुरू होगा, 1 मिनट होगा, 2 मिनट होगा, 10 मिनट होगा, 100 मिनट होगा, 1 साल होगा, 10 साल होगा, 10,000 साल होगा, तो किसी भी एक टाइम के लिए जो नंबर ऑफ नाभिक रह गए होंगे, प्रेजेंट होंगे, उनको क्या बोलते हैं, n। तो ये हो गया n इक्वल टू n0 e पावर माइनस लैम्डा टी। अब यहाँ पर देखिए एक टर्म डिफाइन किया गया है r। इस r को बोलते हैं एक्टिविटी। जैसे यहाँ देखिए लिखा गया है किसी नमूने, जो सैंपल लिया गया था जिसमें समय शून्य पर 100 न्यूक्लियाई थे, उसी को नमूना बोला गया है। तो किसी नमूने की क्षयता दर प्रति एकांक समय में क्षयित होने वाले नाभिकों की संख्या है, यानी जो r होता है वो होता है dn बाई dt। नाभिकों की संख्या जो पर यूनिट टाइम क्या हो रही है, डी हो रही है। तो यहाँ पे देखिए यही बोला गया है किसी नमूने की क्षमता दर जो r है वो प्रति एकांक यानी यूनिट टाइम, प्रति एकांक समय में क्षयित होने वाले नाभिकों की संख्या है। यानी जो यहाँ पर r है वो r क्या हो गया, माइनस dn बाई dt। मैंने पहले ही बात किया हुआ है, यहाँ जो माइनस है ये बता रहा है कि जो नंबर ऑफ़ न्यूक्लियाई हैं वो क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, डीके हो रहे हैं। तो ये जो r होता है बेसिकली बात करता है रेट ऑफ डीके। सरल शब्द में अगर बात किया जाए तो जो r होता है जिसको एक्टिविटी बोलते हैं, वो बताता है कि किसी भी नमूने में, किसी भी सैंपल में जो नाभिक हैं उनका जो डीके होगा, उनका जो क्षयन होगा वो स्लो होगा या फास्ट होगा। तो फटाफट न्यूक्लियाई कम हो रहे होंगे या फिर उनको कम होने में समय लग रहा है, तो उसको कौन बताता है, r। जैसे उदाहरण के लिए एक रफ एग्जांपल है,
मान लीजिए कि 100 थे, 100 से 80 हुए 10 मिनट लगा, 100 थे 100 से 60 हुए 10 मिनट लगा। यानी यहाँ पर 100 नाभिक से 80 नाभिक हुए, यहाँ 100 नाभिक से 60 नाभिक हुए, दोनों में कितना टाइम लगा 10 मिनट, यहाँ भी 10 मिनट और यहाँ भी 10 मिनट। तो आप बोल सकते हैं कि इसका जो वैल्यू ऑफ आर होगा वो ज़्यादा होगा, इसका जो वैल्यू ऑफ आर होगा वो कम होगा। यानी यहाँ पर डीके फास्ट हो रहा है, यहाँ पर डीके क्या हो रहा है, स्लो हो रहा है। तो जो डीके होता है, जो क्षयता होता है, उसी को बताने के लिए हम लोग आर यूज़ करते हैं, जो एक तरह का एक्टिविटी होता है। अब हम लोग इसको यहाँ पे अगर सॉल्व कर लेते हैं तो ये लिखा जाएगा R बराबर माइनस डी बाई डी टी। एन का मान यहाँ से लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा एन नॉट ई पावर माइनस लैम्डा टी। जब इसको आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो देखिए यहाँ पर माइनस लैम्डा है तो माइनस लैम्डा बाहर आ जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर एन नॉट है तो इसको लिखा जाएगा लैम्डा एन नॉट ई पावर माइनस लैम्डा टी। तो ये जो लैम्डा एन नॉट है इसको आप लिख सकते हैं आर इक्वल टू आर नॉट ई पावर माइनस लैम्डा टी। अगर आप ध्यान से देखें तो ये फॉर्मूला इसके जैसा ही है, सिर्फ अंतर क्या है, यहाँ पर कितने नाभिक हैं, नाभिकों की जो संख्या है ये उसके हिसाब से दिया हुआ है, नाभिकों की संख्या के हिसाब से दिया हुआ है। और यहाँ पर जो है वो एक्टिविटी यानी पर एकांक समय में कितने न्यूक्लियाई, कितने नाभिक कम हो रहे हैं, डीके हो रहे हैं, ये उसके फॉर्म में दिया हुआ है। तो ये बात करता है रेट ऑफ डीके। तो ये जो आर है वो बात करता है रेट ऑफ डीके। यहाँ जो R0 है ये होता है इनिशियल समय के लिए, समय शून्य के लिए। यानी जब आपको नमूना, जब आपको सैंपल दिया गया तो जिस समय आपको दिया गया उस समय पर सेकेंड, हर एक सेकेंड में कितने न्यूक्लियर डीके हो रहे थे वो R0 बताएगा। जब समय बीतना शुरू होगा तो जो न्यूक्लियाओं के घटने की संख्या है वो स्लो हो जाएगी। अगर पहले एक सेकंड में मान लीजिए 10 न्यूक्लियर कम हो रहे थे तो बाद में उसी एक सेकंड में 6 या 7 ही कम हो रहे होंगे। तो पहले जो डीके था वो फास्ट था, पहले क्षयता फास्ट हो रहा था, बाद में क्षयता क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। तो पहले के लिए आर नॉट बोलेंगे, बाद के लिए क्या बोलेंगे, आर बोलेंगे। तो दोनों का मतलब एक ही होता है, दोनों बताता है कि जो क्षयता है वो फास्ट हो रहा है या फिर स्लो हो रहा है। तो ये हो गया आर इक्वल टू आर नॉट ई पावर माइनस लैम्डा टी। अब इसी में एक नाम आता है जिसको बोलते हैं अर्ध आयु। ये जो अर्ध आयु है इसको बोलते हैं हाफ लाइफ। मेन होता क्या है कि जब समय शून्य पर जो भी नंबर ऑफ़ न्यूक्लियाई होते हैं वो कम होना शुरू हो जाते हैं। जैसे मैंने उदाहरण लिया था 100 से 98 ऐसा कम होना शुरू हो जाते हैं। तो जो अर्ध आयु होता है, अर्ध आयु वो समय होता है, अर्ध आयु वो समय होता है जिस समय जो नंबर ऑफ़ न्यूक्लियाई होते हैं वो अपने इनिशियल के आधे हो जाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर 100 थे, 100 के 50 हो गए। तो 100 नाभिक से 50 होने में जो समय लगता है उसी समय को क्या बोलते हैं, अर्ध आयु, हाफ लाइफ। तो हाफ लाइफ वो समय होता है जिस समय में जो नाभिकों की संख्या होती है वो वास्तविक संख्या की आधी हो जाती है। जैसे यहाँ देखिए एन नॉट बाई कितना हो गया, 2 हो गया। अगर आप इसी बात को यहाँ पर रखते हैं वो देखिए फॉर्मूला लिखा हुआ है n बराबर एन नॉट ई पावर माइनस लैम्डा टी। जब n का मान कितना हो गया, एन नॉट बटे 2, तो ये हो जाएगा एन नॉट ई पावर माइनस लैम्डा। n को उसके वास्तविक वैल्यू से आधा होने में कितना टाइम लगा, टी हाफ। तो यहाँ लिखा जाएगा टी हाफ। तो उदाहरण के तौर पर समझिएगा 100 का 50, 50 का 25, इसको ही हम लोग तो 100 से 50 होने में या 50 से 25 होने में जो समय लगता है उसी को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं अर्ध आयु। अब देखिए इसे कैंसिल हो गया तो रह जाएगा 1/2 इज इक्वल टू ई पावर माइनस लैम्डा टी हाफ। इस माइनस को अगर हटाते हैं तो ये जो है वो रिवर्स हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ये जाएगा 2 बराबर ई पावर लैम्डा टी 1/2। इसको वहाँ भेज दीजिए। जब इसको आप यहाँ भेजेंगे तो ये हो जाएगा ln ऑफ 2, ये log टू द बेस e ऑफ 2 इज इक्वल टू लैम्डा टी हाफ। तो यहाँ से ln ऑफ 2 डिवाइड बाई लैम्डा इज इक्वल टू टी 1/2। ये जो ln ऑफ 2 है इसका मान 0.693 होता है। तो अब इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए ln 2 बाई लैम्डा इज इक्वल टू टी हाफ। तो टी हाफ वो समय होता है जब
जो नाविकों की संख्या होती है वो अपने वास्तविक एक्चुअल जो थे पहले इनिशियल उसकी आधी हो जाती है, उसको बोलते हैं अर्ध आयु। अब इसके बाद इसमें एक आखिरी टर्म आता है जिसको बोलते हैं औसत आयु। आप औसत समझ सकते हैं, ये बात करेगा एवरेज के बारे में। तो यहाँ देखिए बोला गया है किसी समयांतराल t से t प्लस डेल्टा टी। तो यहाँ जो टाइम में डिफरेंस हो रहा है वो डेल्टा टी का हो रहा है। तो ऐसे केस में जो क्षयित नाभिक है उनको लिखा गया, ये देखिए पीछे वाला फार्मूला है आर का, लैम्डा एन नॉट ई रेज़ टू माइनस लैम्डा टी। यहाँ पे टाइम बोला गया है, कितने टाइम का समय अंतराल हो रहा है, डेल्टा टी का। तो यहाँ पे डेल्टा टी से मल्टीप्लाई कर दिया, तो दोनों तरफ समझिए, यहाँ भी डेल्टा टी से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ भी डेल्टा टी से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमें यहाँ पे पता करना है औसत आयु। तो औसत आयु के लिए ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो ये टर्म है वही टर्म यहाँ पे लिखा गया है, डिवाइड बाई समय शून्य पे जितने भी नंबर ऑफ़ न्यूक्लियाई हैं या जितने नंबर ऑफ़ नाभिक है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे इस तरह से तो आपको आंसर कितना आ जाएगा 1/λ। इसका मतलब ये हुआ कि जब औसत आयु जो औसत आयु होती है किसके बराबर होती है, 1/λ के बराबर होती है। अगर आप इसको जो अपना फॉर्मूला है n = n0 e रेज़ टू माइनस लैम्डा टी, जब इसको आप यहाँ पर रखते हैं इसकी जगह पर t की जगह पर, तो ये बनता है n0 e रेज़ टू माइनस लैम्डा जो t है। अगर इसको आप औसत आयु बोलते हैं तो t कितना होता है 1/λ, तो यहाँ हो जाएगा 1/λ। आप देख सकते हैं लैम्डा लैम्डा कैंसिल हो गया, तो ये हो गया n0 e⁻⁻1। इसको लिख सकते हैं n0 डिवाइड बाई e। और e का मान कितना होता है, e का मान होता है 2.71। तो यहाँ से जो n आता है वो आता है लगभग 0.37 n0। मतलब ये हो गया, कितना हो गया 37% ऑफ n0। तो जैसे मान लीजिए 100 नाभिक थे, 100 में से कितने रह गए 37 रह गए। तो 100 से 37 तक पहुँचने में जो समय लगा उसी समय को हम लोग क्या बोलते हैं, औसत आयु। तो आधा होने में जो समय लगता है उसको बोलते हैं हाफ लाइफ, और इतना 37% होने में जो समय होता है उसको बोलते हैं औसत आयु या फिर मीन लाइफ। यहाँ पर देखिए एक आपको ग्राफ भी दिया हुआ है, जैसे आप देख सकते हैं। यहाँ देखिए जो नाभिक है वो n0/2 है, और n0/2 होने में समय कितना लग रहा है, देखिए t½ इसका आधा यानी n0/2 का आधा कितना हो जाएगा n0/4। देखिए जो यहाँ पर है, और इसको देखो टाइम कितना लग रहा है 2t½ यानी अगर t½ जो है मान लेते हैं हाफ लाइफ 10 मिनट है, तो फिर अगले 20 मिनट बाद दोबारा हाफ हो जाएगा, फिर आधा हो जाएगा, फिर आधा हो जाएगा। देखिए यहाँ पर n0/2 n0/4 n0/8 n0/16 इस तरह से। तो यहाँ से यहाँ पहुँचने में जो टाइम लगा वो t½ है, तो ये भी t½ हो गया, यहाँ भी इंटरवल t½ होगा, यहाँ भी t½ होगा, इस तरह से।